बताइए। देखिए, इस केस के बारे में आज से पहले हमने कभी कुछ नहीं बोला है। जिस समय केस हुआ था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि मनीष कश्यप ने ये बोला इसलिए इनको इतना दिन रखा गया, ये किया वो किया, लेकिन हम आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोले थे। अरेस्ट होने के बाद भी, जेल से निकलने के बाद भी, और आज बोल रहे हैं पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार है ना? 5 मिनट का समय लेंगे। और आज का दिन जो है ना वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज ही का वो दिन है। पिछले वर्ष 9 मार्च को मुझे जेल भेजा गया था। आज के दिन ही मुझे जेल भेजा गया था। और मेरे घर की स्थिति क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। मेरे पापा को महावीर कैंसर संस्थान से मैंने पटना में ही ऑपरेशन करवाया था और वो घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। मेरे दादाजी 3 साल से ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जी रहे थे, यानी मेरे घर पे सारा व्यवस्था था और घर पे ही ऑक्सीजन सपोर्ट पे वो जिंदा थे। यानी उनको किस तरह से देख रेख की जरूरत होगी आप लोग समझ सकते हैं। मेरी दादी गिर गई थी, कुल्हा टूट गया था और उनका सारा क्रियाकलाप बेड पे। घर में करने वाली बस एक मेरी माँ थी और एक हम थे जो बाहर का दवा वगैरह ला के देते थे। मेरे चाचा जी अपने 12 साल के बेटे को लेकर मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे और ऐसे में मुझे नोटिस भेजा गया और होली के दिन बुलाया गया। आप लोग बताइए, होली के दिन कौन बुलाता है पूछताछ के लिए? होली के दिन बुलाया गया। मेरे चाचा ही जाके बात किए, उसके बाद उन्होंने 1 दिन का समय लिया। 1 दिन बाद हम खुद गए। मेरे ऊपर कोई भी पहले से मुकदमा नहीं था, पहले से मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, किसी तरह का मैंने कोई काम ही नहीं किया था। सच कहूं तो मैं वीडियो बस शौक के लिए बनाता था, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बोलता था, अच्छा लगता था मुझे। बाकी मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरा यही था, परिवार वालों का भी यही था शौक कि हम पढ़ लिख के कहीं एक नौकरी कर लें। लेकिन मुझे बुलाया गया, मैं गया। मैं इसलिए गया कि मेरे घर पे पुलिस वाले ना जाए, क्योंकि मेरे घर पे अगर पुलिस वाले जाएंगे तो 3 पेशेंट मेरे घर पे थे और उन लोगों के साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। उसके बारे में सोच के मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा वो आप सोचिए। मैं गया, मेरे से पूछताछ होने लगी, मुझसे कैमरा मांगा गया, मैं कैमरा दे दिया। मेरे से मोबाइल मांगा गया, मैं मोबाइल दे दिया। मेरे से जो पूछा गया मैं सब कुछ, मुझे जो पता था मैंने बताया। फिर भी मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मैं गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और मुझे मेरे जीवन में मुझे याद ही नहीं है कि आज तक उतना मैं किसी के सामने रोया हूं। खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। मैंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दीजिएगा तो मेरे घर पे किसी न किसी एक का जो है डेथ हो जाएगा। और मुझे पता था कि कोई एक जो है मेरे घर पे दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, पता नहीं किसके प्रेशर में। उन लोगों को सोचना चाहिए वो पढ़ लिख के जो है इस जगह पे पहुंचे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके दबाव में। वो पढ़ाई क्या जब किसी के दबाव में आपको काम करना पड़े, लेकिन फिर भी वो लोगों ने भेजा। मैं जेल गया। जेल में हम पहली बार जेल गए थे। वहां किसी तरह से हम एडजस्ट करके 10-15 दिन बिताए। लग रहा था कि अब निकल जाएंगे। अचानक एक दिन शाम में जो है खबर आती है, पुलिस वाले आके बताते हैं कि बाहर एक डेड बॉडी आया हुआ है। अब सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं बाहर जाता हूं तो देखता हूं कि मेरी दादी का डेथ हो चुका है और डेड बॉडी जेल में आया हुआ है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे घर में आज तक कोई पुरुष जेल में नहीं गया था मेरे से पहले, और मैं वो अभागा पोता हूं कि मैंने अपनी दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। मरने के बाद मेरी दादी जेल में आई और बाहर से ताला लगा, और ताला लगने के बाद यानी मेरी दादी कैद हुई, बेऊर जेल में बंद हुई। उसके बाद मैंने कंधा दिया और तब मेरी दादी वहां से जो है उनको ले जाया गया और दाह संस्कार वगैरह हुआ। और ये सब कुछ बीता, मैंने सब कुछ कहा। जेल के आने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी चिंतित थे, क्या उन पे बीत रहा होगा, सब लोग जान रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि उनका जवान बेटा जेल में है, उनकी माँ का डेथ हो रहा है, उनके पिताजी ऑक्सीजन पे है, वो चाह के भी एक दवा तक नहीं ला सकते हैं क्योंकि उनका खुद का ऑपरेशन हुआ है। और ये तमाम मुसीबतें हमने झेला और अब जाके जेल से निकलने के बाद भी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इंतजार कर रहा था कि
वो तो एक ही नेता आएगा ही, मैं जान रहा हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता था। और वो एक दिन आता है जब न्यायालय से मुझे दोष मुक्त कर दिया जाता है। अब ये मेरी कहानी है। मैं न्याय जिन लोगों को भारत में जिन लोगों को न्यायालय पे भरोसा है वो बताए हम तो दोष मुक्त हो गए, लेकिन मेरे वो 70 दिन मेरी दादी का जो निधन हुआ वो, मेरे पिताजी से जो बीता वो, मेरे घर वालों से जो बीता वो, उसका हिसाब मांगने हम किसके पास जाए? अगर हम निर्दोष हैं तो हमको अरेस्ट करने वाले वो तमाम लोगों पे केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और पता है हम तो भाग्यशाली है कि हम आके अपनी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। मेरे जैसे कितने ऐसे राकेश होंगे ना, कितने ऐसे मनीष होंगे ना, जिसकी कहानी आप लोगों तक आ भी नहीं पाती है। फर्जी मुकदमा होता है, जेल में जाता है, उसका जीवन बर्बाद होता है और वो कहीं का नहीं रहता है। अब आप लोग बताइए कि जो मेरे साथ हुआ है उसके गुनाहगार को सबके सामने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? हम अगर हमको न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया यानी हम सही थे, तो फिर हमको जेल भेजा क्यों गया? हमको जेल भेजा क्यों गया? इस बात का जवाब कौन देगा? हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी आवाज बने और आप लोग मेरे लिए इंसाफ मांगे, वरना आज हम हैं, कल हो सकता है आप में से कोई एक के पास एक को जेल भेज दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा, आपका जीवन कर दिया जाएगा। कौन कौन मेरे साथ है जरा हाथ उठा के बताएं। और ये पहली बार हमके बोले हैं। और जितने भी लोग कैमरा घुमा देखेंगे, बिहार के इतने सारे यूट्यूबर अगर राकेश और मनीष के साथ खड़े हैं तब जवाब तो उन लोगों को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और किसी बिहार के युवा के साथ फिर ऐसा ना हो, फिर किसी का जीवन बर्बाद ना हो। और मेरा सपना था कि मैं एक नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, लेकिन अब तो हम मरते दम तक बिहार के लिए लड़ेंगे। जिस चीज के लिए हमने अपने दादी को खोया है, जिस चीज के लिए हम अपने परिवार वालों को तड़पता हुआ देखे हैं, उसके लिए अब लड़ेंगे, बिहार को बदलेंगे। और कहते हैं ना हाथी चींटी वाला, आप लोगों ने सुना होगा कहानी, हम वो चींटी बन के ना हाथी को बेचैन कर देंगे। ये बात याद रखिएगा। हम जान रहे हैं कि हम बहुत